तो डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया में सबसे पहला अगर मिनरल्स की बात करें, फर्स्ट मिनरल आयरन। आयरन आपका इंडिया में कहाँ कहाँ पर है ना? इंडिया में आप देख रहे होंगे कि हाई ग्रेड का आयरन ओर होता है। सेकंड लाइन दिया है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो स्टार्टिंग के ही 3 नेम जो है ना, उन्हीं को आप अंडरलाइन कर लिया करिए। बाकी पीछे के नेम हमें देखने की जरूरत नहीं है, देखना चाहे हम देख सकते हैं कि और कहाँ से भारत में आयरन मिलता है। बट स्टार्टिंग में जो मैक्सिमम कहाँ से मिल रहा है, मैक्सिमम के लिए स्टार्टिंग के सबसे पहला नाम झारखंड, उसके बाद उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश भी है आपका, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक भी। बॉक्साइट की बात करते हैं तो बॉक्साइट में नाम आ जाता है फिर से झारखंड का, है ना? देख रहे हैं आप आयरन और बॉक्साइट दोनों में नाम आ रहा है झारखंड का सबसे पहले। इसका मतलब झारखंड इज अ रिच, है ना, मिनरल सोर्सेज ऑफ आयरन एंड बॉक्साइट कह सकते हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यहाँ पर पाया जाता है। तो ऐसे जब डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया आ रहा है तो आप आयरन के बारे में लिखेंगे कि हाई ग्रेड आयरन है, और झारखंड और उड़ीसा में कुछ एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल स्टार्टिंग की लिखने हैं, जिसमें मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताया कि स्टार्टिंग की आप समझ। इसके बाद माइका है। माइका मतलब आप जानते हैं, अच्छा ये बॉक्साइट से ही आपका एल्युमिनियम बनता है, बॉक्साइट से ही आपका एल्युमिनियम बनता है ना? माइका, माइका को इंग्लिश में हम लोग माइका बोलते हैं, मिका माइका बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको हम लोग अभ्रक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभ्रक। तो अभ्रक आपको भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो हमने इसमें नाम बताया आपको कि माइका आपका डिपॉजिट मेनली अकर इन झारखंड, फिर इसमें माइका में भी झारखंड आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि चाहे हम आयरन की बात कर रहे हो, ठीक है, चाहे आयरन की बात कर रहे हो, चाहे हम बॉक्साइट की बात कर रहे हो, चाहे माइका की बात कर रहे हो, इन तीनों क्षेत्रों पर सबसे पहला नाम जो आया वो झारखंड का है। फर्स्ट नेम किसका है? झारखंड का है। फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ भी सबसे ज्यादा आगे इस मामले में आगे है। तो हमने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें, तो देखिए कॉपर। कॉपर आपका सबसे ज्यादा कहाँ पर है? देखिए राजस्थान का नाम आ रहा है। आप तो झारखंड नहीं आए है ना? आप तो झारखंड नहीं आए, हालांकि झारखंड इसमें भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले नाम किसका है? राजस्थान का। राजस्थान का नाम आने का सबसे पहले मतलब क्या है कि राजस्थान में ये मटेरियल बाकी के कंपेयर में ज्यादा पाया जाता है ना? कॉपर जो है राजस्थान में सबसे अधिक पाया जा रहा है और मध्य प्रदेश में पाया जा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में याद करते हैं, है ना? इसके अलावा झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी, बाकी जगहों पर नहीं दिख रहा है ना। तो अगर भारत में 28 स्टेट है, वहां का भी नाम आ जाएगा, नहीं दिया है। मुख्य मुख्य जो स्टेट दिए हैं वही दिए हैं, और उस मुख्य में भी, उस मेन में भी आप लोग और मेन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। मैग्नीज देख लीजिए, तो कॉपर में राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गया, माइका में आपका झारखंड, बिहार हो गया था, है ना? और मैग्नीज देख लीजिए, मैग्नीज में मैग्नीज आपका कहाँ पर है? मैग्नीज आपका इंडियाज मैग्नीज डिपॉजिट लाइन महाराष्ट्र। देखिए मैग्नीज के लिए सबसे पहले नाम किसका रहा? महाराष्ट्र का नाम आता है, राजस्थान का नाम तो नहीं आया ना, महाराष्ट्र का नाम आया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में स्टार्टिंग के 2 नाम और नोट कर लीजिए। जब भी मैग्नीज की बात करेंगे तो आप लोग विच मिनरल सबसे ज्यादा कहाँ किस स्टेट में पाया जा रहा है? मैग्नीज, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बात करेंगे। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है? राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। माइका की बात करते हैं तो ये आपको झारखंड में मिल रहा है। माइका आपको झारखंड में है, बिहार में है ना? झारखंड, बिहार, बिहार झारखंड में से एक ही था, तो आंध्र प्रदेश में है माइका आपका। आयरन की बात किया था तो वहां भी झारखंड, उड़ीसा आया था। बॉक्साइट की बात किया था तो यहाँ भी झारखंड, उड़ीसा आया है। याद हो गया होगा आप लोगों को, है ना? लाइमस्टोन, लाइमस्टोन हम लोग बड़े मिनरल्स में, लाइमस्टोन चूना पत्थर जो होता है, लाइमस्टोन, ये सबसे ज्यादा कहाँ है? इसमें सबसे पहला नाम देखिए बिहार, झारखंड का ही नाम आ रहा है, बिहार और झारखंड का। यानी जहां पर माइका मिल रहा है वहां पर लाइमस्टोन भी मिल रहा है, सीधा सीधा आप समझ लीजिए, जहां पर माइका सबसे ज्यादा मिल रहा है वहीं पर लाइमस्टोन भी मिल रहा है। ऐसा थोड़ी कि किसी एक स्टेट में कोई एक ही चीज मिलेगी, एक स्टेट में कई सारी चीजें मिल सकती है ना, लेकिन बात ये होती है कि कौन सी चीज ज्यादा मिल रही है, कौन सी चीज कम। लाइमस्टोन आपका बिहार, झारखंड, बिहार और झारखंड का नाम याद रखिए, ठीक है। गोल्ड, अब देखिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो अगर ऑप्शन बनते हैं तो क्वेश्चन जैसे कॉपर से बन सकता है कि कॉपर में स्पेशली राजस्थान का नाम है, बाकी जगह राजस्थान का नाम नहीं आ रहा है ना? लाइमस्टोन में देख लीजिए आप, लाइमस्टोन बिहार, झारखंड तो है ही, इसमें सभी लाइमस्टोन है, राजस्थान भी है। गोल्ड, गोल्ड की बात कर रहे थे। गोल्ड में कोलार, कोलार एक खान है, कोलार की खान, ठीक है। कोलार एक माइंस है, माइंस का नाम लिया और उस जगह का भी नाम पड़ गया है ना, कोलार। ये एक ऐसी माइंस है जहां से केवल गोल्ड, भारत में केवल एकमात्र ऐसा स्थान है कर्नाटक में, कोलार, जहां से सोना निकाला जाता है, गोल्ड, है ना, खुदाई किया जाती है उससे कुछ
ओर्स पाए जाते हैं, मिनरल ओर्स पाए जाते हैं। ओर के बारे में आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब आप लोग पढ़ रहे थे, वहां पर मैंने देखिए डू यू नो में अगर आप देखें, डू यू नो में तो सबसे साइड में दिया गया है ओर के बारे में कि ओर किसे कहते हैं। देखिए साफ साफ दिया गया है कि रॉक्स फ्रॉम व्हिच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। रॉक्स फ्रॉम व्हिच मिनरल्स आर माइंड, यानी जिन रॉक से हम लोग क्या करते हैं मिनरल्स निकालते हैं, जिन रॉक्स को तोड़ तोड़ के रॉक्स को तोड़ तोड़ के हम कोई मिनरल्स निकालते हैं, वही हमारे क्या हो जाते हैं मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। नहीं हम लोग ओर मतलब ओर मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज है, वही जो आपका मिनरल्स है वही आपका ओर्स है, लेकिन उसको ओर कब बोलते हैं जब हम लोग उसकी खुदाई रॉक्स को ब्रेक करके हम उसको करते हैं, जो भी हम निकालते हैं वो हमारा ओर कहलाता है ना। साल्ट देख लीजिए, साल्ट साल्ट इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी लेक्स, पता ही है आपको सी लेक से भी आपको साल्ट मिलता है ना, गांधी जी वाला घटना आपको याद ही होगा। एंड इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एक्सपोर्टर ऑफ साल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि इंडिया इज द वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ साल्ट। साल्ट का सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया कर रहा है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कर रहा है। एक्सपोर्ट तो मतलब अपनी कंट्री को यूज तो कर ही रहा है, साथ में बाहर भी भेज रहा है, ठीक है, बाहर भी भेज रहा है भाई, बाहर कहाँ भेजे, अब आपको लगता होगा सॉल्ट तो सब जगह होता होगा, ऐसा नहीं। इंडिया आपका कैसा है, चारों तरफ से ओशन से घिरा हुआ है, इसलिए सॉल्ट की मात्रा यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है ना। अच्छा रॉक्स भी दिया है, सॉल्ट आपका लेक से तो मिलता है, रॉक से कैसे, रॉक्स हम तो समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत और पाकिस्तान के आप क्षेत्र में देखिए, वहां पर पहाड़ों में देखिए आप, वहां पत्थरों की तोड़ाई की जाती है, वहां से जो आपने देखो ब्लैक सॉइल काला नमक जो होता है, ये सब पत्थरों की तोड़ाई करके है ना, पत्थरों की तोड़ाई करके वहां से निकाला जाता है, इसको हम लोग समुद्र से नहीं मिलते। कुछ नमक सॉल्ट के ऐसे टाइप जैसे ब्लैक सॉइल की बात करते हैं, काले नमक की बात करते हैं, ये चट्टानों से पत्थरों से हम निकाले जाते हैं, ठीक है। अच्छा गोल्ड में देख लीजिए, गोल्ड में एक चीज मैंने आपको आगे नहीं बताया, दीज माइंस आर अमंग डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, दीज माइंस आर डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे गहरी माइंस अगर बात की जाए तो गोल्ड, भारत में जो गोल्ड निकाला जाता है सबसे, भारत विश्व की सबसे गहरी माइंस में इसका नाम आता है। ये नहीं है कि विश्व की सबसे गहरी माइंस है, उसमें नाम आता है विश्व की सबसे गहरी माइंस, क्योंकि बहुत दूर तक खुदाई करना पड़ता है, भारत के लिए एक बड़ा खर्चीला काम है, लेकिन अब चूंकि भारत का एक ही प्लेस है जहाँ से गोल्ड के कुछ पार्ट मिलते हैं, इसलिए भारत लगा हुआ है, खर्च बहुत आता है इसमें। अब देखिए यूजेज ऑफ मिनरल्स क्या है, यूजेज ऑफ मिनरल्स का आप लोग पढ़ सकते हैं। यूजेज ऑफ मिनरल्स में जैसे अगर हम बात करें तो इसमें दिया है मिनरल्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, जैसे कॉपर की बात करें इसमें दिया है थर्ड लाइन पे, थर्ड लाइन पे दिया है कॉपर। कॉपर इज द अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। क्या है मतलब इसका, इसका मतलब है कि कॉपर एक ऐसा मिनरल है जो सिक्कों से लेकर पाइप तक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कॉपर के सिक्के भी बनाए जाते थे पहले प्राचीन समय में, है ना, आपने देखा सिंधु सभ्यता के समय में, तो कॉपर के सिक्के भी बनाए जाते थे, कॉपर के सिक्के से लेकर पाइप तक का काम कॉपर करते, इसलिए कॉपर एक ऐसा, क्योंकि बहुत सारे मिनरल ऐसे होते हैं जो हमारे लिए कुछ ज्यादा उपयोगी होते हैं, कुछ कम उपयोग होता है, ठीक है, तो वो बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनका उपयोग सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम, मैक्सिमम में सबसे पहले नाम किसका आ रहा है, कॉपर का नाम आ रहा है, कॉपर का उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक। सेकंड नंबर पे देखिए सिलिकॉन का नाम आ रहा है, सिलिकॉन का, सिलिकॉन, सिलिकॉन आपका देखिए क्या दिया है, सिलिकॉन का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन मेटल करिएगा, सिलिकॉन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलिकॉन से क्या है, सिलिकॉन यूज्ड इन अ कंप्यूटर इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्वार्ट्ज, यानी सिलिकॉन आपको सबसे ज्यादा कहाँ से मिला बेटा, सिलिकॉन जो मिनरल्स है इसका इस्तेमाल किस लिए कहाँ होता है सबसे ज्यादा, कंप्यूटर इंडस्ट्री में होता है, मतलब जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं, तो कंप्यूटर के जो कंप्यूटर का एलईडी लेड वाला जो होता है ना, वो वाला पार्ट नहीं, जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पर सीपीयू होता है उसके अंदर जो मदरबोर्ड लगे होते हैं, मदरबोर्ड में जो आईसी लगती है ना, आईसी वो सिलिकॉन की आईसी लगती है, चिप जो होती है ना सिलिकॉन की लगती है, तो वहां पर कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिलिकॉन है। यहाँ तक कि जो आपको मैं एक अंदर की चीज बता दूं बहुत ज्यादा, कि जो सीपीयू में मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड में जो मदरबोर्ड में एक सीमॉस बैटरी लगी होती है, अगर आप पढ़े होंगे सीमॉस बैटरी, सीमॉस बैटरी का काम क्या होता है, कंप्यूटर में जो पासवर्ड हम लोग सेव करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन सेव करते हैं जो स्टार्टिंग में होता है ना, वो सब सीमॉस बैटरी में सेव होता है, तो सीमॉस बैटरी टोटल की टोटल सिलिकॉन से ही बनती है,
इस तरह से आप समझिए कि जो टोटल आप बात कर रहे हैं सिलिकॉन की, ये अच्छा किससे मिलके बना होता है? कहाँ से निकल के आता है? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज आपका एक पत्थर है, रॉक्स है। तो क्वार्ट्ज एक रॉक्स है, उस रॉक्स को तोड़ा जब जाता है तब वहाँ से सिलिकॉन। थर्ड नंबर की बात करें एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम मैंने आपको बताया हुआ है कि बॉक्साइट से निकला हुआ एक पदार्थ है। बॉक्साइट मतलब जो कच्चे पदार्थ रहते हैं जब सीधे सीधे खुदाई की तो उसको बॉक्साइट बोला जाता है। फिर जब उसको फिल्टर किया जाता है तो उसमें से बहुत सारे एल्युमिनियम के पार्ट निकलते हैं, ठीक है ना? तो जो भी उसमें से जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है उसको हम एल्युमिनियम बोलते हैं। अब एल्युमिनियम का इस्तेमाल बहुत जगह होता है ना? एल्युमिनियम और केम फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट, बॉक्साइट के जो ओर होते हैं ना उन्हीं को हम एल्युमिनियम कहते हैं। इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स होता है ना गाड़ियां, जो आप लोगों की गाड़ियां हैं वहां पे एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है जो इंजन बनाने में। एल्युमिनियम देखते हैं ना गाड़ी का जो इंजन होता है वो उसमें मूछ आप देखते होंगे उस जगहों में नहीं रखी होती है ना? तो ऑटोमोबाइल्स हो गया, एयरप्लेन्स हो गया, एयरप्लेन्स वहां भी एल्युमिनियम का इस्तेमाल हो रहा है। बॉटलिंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रहा है ना? बिल्डिंग्स इवन एंड किचन कुकवेयर में भी एल्युमिनियम का इस्तेमाल, मतलब एल्युमिनियम एक ऐसा है आपको देखने मिलेंगे ये तीन के तीनों, कॉपर हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्युमिनियम। सोचो कि अगर ये ना हो मिनरल्स तो देश में क्या समस्या खड़ी हो जाए, है ना? बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। कॉपर की तो वायर भी आती है कॉपर की, तांबा जो तांबे का लोटा आप लोग लेके जाते हो, है ना? बहुत सारी चीजें हैं मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं आप लोग डेली यूज में, बस ध्यान नहीं देते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं तो इसमें देखिए कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में एक चैप्टर बना हुआ है ना? ये आप देख सकते हैं, ये बुक थोड़ा सा यहाँ फटी हुई है तो इसमें बार बार पढ़ नहीं पा रहा हूँ उसको, देख लीजिए। इसमें एक ग्रीन ग्रीन कलर का साइड में बना हुआ है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस, ये तीनों को याद कर लीजिए। यही चीज पूछी जाती है कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में ये तीनों चीज का मतलब क्या है? रिसाइकलिंग का मतलब होता है पुनर्चक्रण, यानी हम किसी चीज का ऐसा इस्तेमाल करें जिसको हम दोबारा भी यूज कर सकें। जैसे पेपर, पेपर का यूज अगर हम आज कर रहे हैं तो कल के दिन पेपर डिस्ट्रॉय होकर उसको फिर से हम लोग यूज कर लेते हैं, है ना? गला कर मेल्ट करके फिर से कंपनी के एक नया पेपर छप जाता है। आप लोग घर में काफी किताबें होंगी मार्च जैसे कि कबाड़ वाले आते हैं आप हो गए, कबाड़ वाले कहाँ ले जाते हैं सर? ऐसी जगह पर फैक्ट्रीज तो दे देते हैं, फिर वो लोग एक बड़ी जगह पर, तो यही सारी जो कॉपीज बुक्स होती हैं आपको इन्हीं मेल्ट करके एक नई चीज तैयार कर ली जाती है ना? तो रिसाइकल हो गया। रीयूज, रीयूज का मतलब जिसको हम पुनः यूज कर सके, ऐसी चीजों का हम लोगों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका हम लोग पुनः यूज कर सके। जैसे प्लास्टिक का यूज ना करें तो फिर प्लास्टिक यूज करने वाले उसको दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं, है ना? और रिड्यूस, कम से कम उपयोग करें। अब ऐसा नहीं कि अब जैसे पेपर है तो हम लोगों को बता दिया गया कि पेपर का इस्तेमाल करना है तो हम लोग पेपर ही पेपर यूज किए जा रहे हैं, हर चीज में पेपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। थोड़ा सा कम यूज करें उसका। पेपर भी फिनिश हो जाएगा तो वो भी तो प्लांट से ही आता है ना, प्लांट्स के पत्तों से ही तो हमें बनाया जाता है ना, तो वहां पर भी उनकी तो कटाई बढ़ जाएगी। आप पेपर का इस्तेमाल यहाँ ज्यादा खाओगे, थोड़ी सी चीज खाओगे, इतना बड़ा पेपर लिए हो, थोड़ी सी चीज खाया फेंक दिया पूरा पेपर, तो पूरा पेपर बेकार हो गया। अगर आप उसको दो पार्ट में बांट लेते तो आधा आधा आप लोग डिवाइड कर सकते थे, ठीक है? इसी तरह से छोटी छोटी चीजों से सीखा जाता है, ठीक है ना? घर में जो चीजें बताई जाती है वो हमें लगती है कि सब ऐसे ही है, लेकिन उसको सब देखिए आपके बुक में भी यूज है। तो यही सब चीजें हैं, तो आप लोग उसको ऐसे चीजों को पढ़िए। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, देखिए सबसे पहली लाइन थी और ये सबसे दर्दनाक बात है कि मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी मिनरल्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल, मतलब उनको दोबारा पाने में हमें मतलब, है ना, लाखों साल लग जाते हैं। यानी एक बार जो मिनरल्स मिट्टी से खुदाई होके आ रहा है, जिससे कोई चीज बन रही है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है उसके बाद दोबारा उस मिनरल्स का मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ मिनरल्स तो इजीली मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो इजीली मिल नहीं पाते हैं। इसलिए आपके साइड में पिक्चर दी गई है कि हम लोग क्या करें, हम लोग रिड्यूस करें, कम उपयोग करें और रिसाइकिल करें, उसका पुनः इस्तेमाल करें, ऐसी चीजों का पुनः प्रयोग करें। रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल, इसको याद रखिए बेटा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मिनरल्स जो होते हैं ना, इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मिनरल डिस्ट्रॉय हो गया है, जैसे आपने कोई एल्युमिनियम का बना हुआ कोई भी चीज इस्तेमाल कर लिया फिर वो डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी तरह से, या आपने कोल का इस्तेमाल कर लिया, कोयला भी आपका मिनरल्स है, अगर आपने उसका इस्तेमाल कर लिया, पेट्रोल का आपने इस्तेमाल कर लिया, तो जब वो फिनिश हो गया, आपने गाड़ी चला लिया, वो उड़ गया तो है ना? अब जो पेट्रोल फिर से पृथ्वी से निकाला जाएगा, तो जो आपने तेल यूज कर लिया, अब उतना ही तेल पृथ्वी के नीचे बनने में, उतना ही जितना पेट्रोल आपने इस्तेमाल कर लिया अपनी गाड़ी में चलाकर, है ना, आपने उसको यूज कर लिया, फिनिश कर दिया, फिर से आप गाड़ी में तेल डलवाने चले गए,
वो जो तेल आप गाड़ी में बार बार डलवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं से पृथ्वी से ही, अर्थ से ही तो आ रहा है, अर्थ की सरफेस से खुदाई करके चलाया जा रहा है। तो सोचिए कि जितना आपने ऑयल इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया है, उसको दोबारा बनने में, दोबारा उतना ही तेल पृथ्वी के नीचे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, हमें हमें पृथ्वी के नीचे कोई टैंकर थोड़ी पड़ा हुआ परमानेंट वाला जहां पर तेल हमेशा पड़ा ही है, पृथ्वी के नीचे पूरा तेल ही तेल पड़ा है। अगर ऐसा होता तो भारत आज सबसे रिच होता, हर कंट्री के पास पेट्रोल होता। पेट्रोल इतना महंगा क्यों होता? पेट्रोल इतना महंगा इसलिए क्योंकि वो लिमिटेड है, कम है ना, उसका इस्तेमाल हम लोग कम करें, और जितना ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करेंगे उतनी ज्यादा समस्याएं होंगी, है ना। इसलिए जो मिनरल्स होते हैं ना, ये नॉन रिन्यूएबल, इसलिए इनको इसलिए बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल, मतलब इनका फिर से रिन्यू नहीं कर सकते, इनको पुनः से नया नहीं बना सकते, नॉन, है ना, नहीं बना सकते। आगे रीजन दी है कि टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर फॉर, इसमें एग्जांपल बता दिया, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए क्या रहा था, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर, द रेट ऑफ फॉर्मेशन का जो रेट है मच स्मॉलर, बहुत कम है, द रेट एट व्हिच द ह्यूमंस कंज्यूम दीस मिनरल्स, जितना ह्यूमन यूज कर रहा है ना, कंज्यूम कर रहा है, उसके अनुपात में फॉर्मेशन है वो बड़ा। भाई रोज डेली लोग जा रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में, फूके दे रहे हैं, लेकिन उतना क्या पेट्रोल से तैयार हो रहा है? अर्थ में नहीं है। वो तो कई सालों दबे हुए सड़े गले जब धीरे 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 रॉक नीचे प्रोसेसिंग होती है ना, अग्नि के नीचे जब ताप टेम्परेचर बढ़ता है, दाब बढ़ता है, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है, तब धीरे 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 वो चीजें गलती हैं, धीरे धीरे उसमें ऑयल के रूप में कन्वर्ट होती हैं। ये प्रोसेस होने में उसको कई वर्षों लग जाते हैं, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष लग जाते हैं इस प्रोसेस को तैयार होने। नेक्स्ट स्टडी है आपकी पावर रिसोर्सेज। बताइए यहाँ तो कोई समस्या तो नहीं है, तो पावर रिसोर्सेज पढ़े, समझ में आई बात? आई है। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी देखिए पावर रिसोर्सेज। अब देखिए पावर रिसोर्सेज, अभी हम लोगों ने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, तो हम लोगों ने वहां पढ़ा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसको बिल्कुल दिमाग में याद रखिएगा कि नॉन रिन्यूएबल हमने बताया है, इसका मतलब जो आगे आने वाला है वो नॉन रिन्यूएबल नहीं होगा, रिन्यूएबल होगा, रिन्यूएबल भी हो सकता है। ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे, लेकिन है कि नहीं है इस पर डिस्कशन आगे होगा कि कौन से नॉन रिन्यूएबल है, कौन से रिन्यूएबल है, इस पर डिस्कशन होगा। बात करते हैं पावर रिसोर्सेज। देखिए पावर क्यों नाम दिया गया, यानी ऐसे रिसोर्सेज जिनसे हमें पावर मिल रही है, जिनसे हमें शक्ति मिलती है, जिससे हमें ताकत मिलती है, हमें मिलती है, हमारी मशीनों को मिलती है, जिससे हमारी मशीनें काम करती हैं। हम लोग कोई एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, तो हम जो भी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी न किसी सोर्स से कर रहे हैं, हम जो भी एनर्जी का यूज कर रहे हैं किसी न किसी सोर्स के माध्यम से कर रहे हैं, और जिस सोर्स के माध्यम से कर रहे हैं इसीलिए हम उसको कहते हैं पावर रिसोर्स कहते हैं, पावर रिसोर्स। अब देखिए इसको एग्जांपल समझिए, जैसे हम एनर्जी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, जैसे हम पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी में, गाड़ी उसको गाड़ी का इंजन ट्रांसफॉर्म कर देता है एनर्जी में और गाड़ी हमारी चलती है ना। लेकिन ये कहीं ना कहीं से इसका सोर्स तो कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं से निकल रहा होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम पावर रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो बहुत ही संक्षिप्त में हम बात करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर इस बुक में हम आ गए हैं। देखिए इसमें हाँ, कन्वेंशनल सोर्सेस हेडिंग पढ़िए, कन्वेंशनल सोर्सेस, और कन्वेंशनल सोर्सेज के ऊपर जस्ट एक पैराग्राफ दिया है, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स, वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। पावर एनर्जी क्या करती है बेटा, पावर जो एनर्जी होती है ना, प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है। अभी जो आपको पावर एनर्जी में बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा कि किस चीज के बारे में, पावर एनर्जी के बारे में बोल रहे हैं। We also need a power for industry, हमें इंडस्ट्रीज के लिए पावर चाहिए। इंडस्ट्री के लिए पावर कैसे चाहिए, इंडस्ट्री के लिए पावर मतलब इंडस्ट्री चलेगी तो कोई ना कोई मशीनें होंगी वहाँ, मशीनों को चलाने के लिए कुछ कुछ चाहिए ना, कोल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ऑयल चाहिए, है ना, वही चीज है, तो उसको एनर्जी चाहिए। एग्रीकल्चर, खेती करना है हमें, एग्रीकल्चर करना है, तो वहाँ के लिए भी हमें मशीनों का इस्तेमाल करते हैं ना, ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? तो ट्रैक्टर क्या है आपका, पावर रिसोर्सेज के जो अंतर्गत आएगा, एक पावर के थ्रू आप लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पावर के थ्रू आप लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, है ना। उसमें आपका पेट्रोल भी लग रहा है, ट्रैक्टर की जो मशीनें हैं वो भी लग रही हैं, बहुत कुछ लग रहा है, तब जाके एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं।
ट्रांसपोर्ट, कोई सामान तैयार हो गया है तो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस भेजते हैं, तो वहां भी आपको पावर रिसोर्सेज चाहिए, बसेस चाहिए, आपको ट्रक चाहिए, तो वो भी तो पावर रिसोर्सेज है। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस, कम्युनिकेशन, फोन में बात करना है आपका तो मोबाइल, मोबाइल में आपका पावर बैंक ही है, पावर रिसोर्सेज ही है, नेटवर्क। ठीक है, डिफेंस सुरक्षा में भी, तो पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज, अगर इनको बांटे पावर रिसोर्सेज को, तो हम टू पार्ट्स में पावर रिसोर्सेज को बांट सकते हैं। पहला है हमारा कन्वेंशनल, दूसरा है हमारा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में सीधा सीधा अंतर ये है कि कन्वेंशनल वो है ऐसे पावर रिसोर्सेज जिनको हम लोग आदिकाल, प्राचीन काल से यूज करते चले आ रहे हैं, वो हमारे हो गए कन्वेंशनल रिसोर्सेज, यानी कि परंपरागत। कन्वेंशनल रिसोर्सेज मतलब फिर समझिएगा, कन्वेंशनल रिसोर्स मतलब होता है परंपरागत। परंपरागत का मतलब ये कि जिसको हम प्राचीन काल से यूज करते चले आ रहे हैं, पुराने समय से आज तक भी यूज कर रहे हैं, लेकिन सॉरी, प्राचीन काल से लेकर अभी तक भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे भी यूज करेंगे, लेकिन कब तक यूज करते रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। उसको हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहते हैं। यानी कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम सबसे पहले इस्तेमाल करते चले आ रहे थे, प्राचीन समय से इस्तेमाल करते चले आ रहे थे, अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कब तक इस्तेमाल करते रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। फ्यूचर में इसके फिनिश होने की संभावना बढ़ रही है धीरे धीरे। कन्वेंशनल रिसोर्सेज की, कन्वेंशनल वाले जितने भी पावर रिसोर्सेज हैं, इनके एक न एक दिन समाप्त होने की संभावना धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे हम लोग यूज करते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ये फिनिश हो जाएंगे। जैसे कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल में, कोल, पेट्रोल, फायरवुड, ये जितना भी है ना, फायरवुड, फायरवुड मतलब लकड़ियां जो ईंधन है आपका, ये धीरे धीरे फिनिश हो रहा है, कम हो रहा है रोज का रोज, है ना। कोल, मिट्टी की खुदाई कर करके हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। कोल वो वाला नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो घर में जो चूल्हे में इस्तेमाल होता है, वो तो बिल्कुल बेकार सा, वो तो लकड़ी का जला हुआ छोटा सा टुकड़ा, वो कोयले की बात नहीं कर रहे हैं हम कोल, उस कोल की बात कर रहे हैं। अभी आपको बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे इसके बारे में। एक कोल जो झारखंड और उड़ीसा और यहाँ रानीगंज से, पश्चिम बंगाल में जहां से निकाला जाता है ना, ये वो कोल है कि अगर उस एक कोल का एक टुकड़ा आपको दे दिया जाए और उस कोल के एक टुकड़े में अगर आप माचिस लगा के उसको जला दें, तो उस एक टुकड़े से आप अपने पूरे घर का खाना बना सकते हैं। उसमें इतनी ताप होती है, इतनी एनर्जी होती है, इतनी ऊष्मा होती है, जलता रहता है, दहकता रहता है, बुझता नहीं है। हमारे यहाँ का कोयला जो लकड़ी वाला होता है तो आप जानते हैं कैसे होता है, थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालते हैं तो आग जलाते हैं, और थोड़ी देर में वो उसमें आग रहती है, इसके बाद फिर जलता है। लेकिन वो जो मैं आप कोल की बात कर रहा हूँ, वो कोल अलग टाइप का, ठीक है। वही वाला कोल आपका रेलवे इंजन में पहले इस्तेमाल होता था, जब आपका स्टीम इंजन होता था ना, स्टीम इंजन से बाद में फिर इस तरह के कोल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब तो हट गया है, ज्यादातर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है ना। पेट्रोल से गाड़ियां चल रही है, पेट्रोल से ट्रेन चलने लगी, आपका डीजल से पेट्रोल चलने लगे, डीजल के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक हो गई है ट्रेनें, है ना, बहुत सारी चीजें हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो हमने आपको कन्वेंशनल रिसोर्सेज बताया कि कन्वेंशनल रिसोर्स आपके जो होते हैं, इनकी जो पॉसिबिलिटीज है कि एक दिन एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। सेकंड थिंग, इसमें इसमें सबसे ज्यादा और फायदा क्या है, ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे पेट्रोल होगा, पेट्रोल चलेगा ना तो कार्बन क्रिएट होगा, कार्बन हमारे एनवायरनमेंट में जाएगा, वायुमंडल को प्रदूषित करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आप नाम जानते ही। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। साथ ही साथ ये एक ना एक दिन फिनिश होने की संभावना है। जैसे कोल है, पेट्रोल, इन सारी चीजों के बारे में बात किया, फायरवुड की बात की, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की। अब देखिए कन्वेंशनल के पहले क्या लग गया है, नॉन कन्वेंशनल, बस उतना ही डिफरेंस है। नॉन का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कभी भी खत्म नहीं होंगे, कभी भी फिनिश नहीं होंगे, बने रहेंगे, हम लोग फिनिश हो जाएंगे, लेकिन नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज बने रहेंगे। ऐसे रिसोर्सेज की बात की जा रही है आजकल मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में लोग नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। जैसे आपके स्कूल में लगा है ना ऊपर सोलर पैनल, आपके स्कूल के ऊपर लगा हुआ है ना बहुत सारा सोलर पैनल, बहुत सारे बच्चों के घर में लगा हुआ सोलर पैनल, आप लोग देखते हैं सोलर पैनल ऊपर लगता है, लोगों के स्कूल में लगता है। सोलर पैनल क्या करता है, उसमें सोलर पैनल से वो क्या करता है, सन की लाइट को ऑब्जर्व करता है और जो सोलर सेल होते हैं उनको चार्ज कर देता है। चार्ज करने के बाद वो सोलर से जो एनर्जी होती है उसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में आपकी कन्वर्ट हो जाती है और आपको बिजली मिल जाती है, आप लोग कन्वर्ट, ये सब काम उस बैटरी का होता है, कन्वर्टर का होता है। लेकिन एनर्जी हमें कहां से मिल रही है, सोर्स हमारा क्या है, सन है। सोर्स हमारा क्या है, सोलर एनर्जी। सन की जो एनर्जी है उसी को सोलर एनर्जी कहा जाता है। सन की, सन से जो एनर्जी मिल रही है
उसी एनर्जी को जिसको हम बैटरी में अपना अवशोषित कर रहे हैं पैनल के माध्यम से, बड़े बड़े पैनल लगाए हुए हैं, उसी एनर्जी को हम लोग सोलर एनर्जी बोलते हैं। तो ये किस टाइप का एग्जांपल है, ये आपका कन्वेंशन है कि नॉन कन्वेंशन है? तो आप बोलेंगे कि सर नॉन कन्वेंशनल है। ये क्या है? ये नॉन कन्वेंशनल विंड एनर्जी की बात करें। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी क्या है आपका? विंड एनर्जी मतलब हवा, हवा से, विंड से। तो पहले विंड एनर्जी में विंड मिल्स होती थी, बड़ी बड़ी पवन चक्कियां होती थी। पवन चक्कियां जब चलती, हवा चलती थी ना, बड़ी बड़ी पवन चक्कियां होती, हल्की सी भी हवा चलती थी ना, तो वो ऐसा ऐसा धीरे धीरे घूमने लगती, और धीरे 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 घूमते घूमते इतना स्पीड पकड़ लेती थी कि उससे जो एनर्जी बनती थी उसके तेजी से घूमने से, उस एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा कर लेते थे, उससे बहुत सारे अपने काम कर लेते थे, है ना। तो वो विंड एनर्जी, तो ये भी कभी फिनिश होने वाली नहीं है। टाइडल एनर्जी एक आती है, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है बेटा? टाइडल एनर्जी का मतलब ये कि समुद्र से जो, अब जैसे ज्वार भाटा आता है, उसमें आपने देखा होगा हाई टाइड, लो टाइड। तो हाई टाइड को हम लोग ज्वार बोलते हैं, लो टाइड को हम लोग भाटा बोलते हैं हिंदी में, है ना। हाई टाइड ज्वार टाइड से कैसे होता है? हाई टाइड का मतलब ये होता है कि जब तेजी से ओशन आता है अपने फोर्स में, तो जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं ना, वो उसी फोर्स का फायदा उठाते हैं, वहीं पर बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी है, जो झटका लगता है तेजी से ना, वो झटके से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, बड़े बड़े बैटरी लगे होते हैं वहां पे, तो झटके से जो एनर्जी तुरंत बनती है तुरंत स्टोर कर लेते हैं, उस समय इस्तेमाल नहीं करते, स्टोर करते जाते हैं। ऐसे बहुत सारे समुद्रों में लहरें आती रहती है, झटके लगते हैं, तो एनर्जी वहां स्टोर हो रही है, स्टोर हो रही है। जब एनर्जी स्टोर हो जाती है तो उसका इस्तेमाल कहीं और चीज में इस्तेमाल कर लेते हैं। भाई एनर्जी हमें चाहिए ना, हमें ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं। जैसे आप कुछ कोई चीज खाना खाते हैं, आपको कुछ एनर्जी मिलती है, तो खाने के साथ ही मिल जाती है क्या? नहीं, कुछ समय बाद मिलती है, धीरे धीरे मिलती है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी जो मशीनें होती हैं, है ना, जो हमारे ऑब्जर्वर होते हैं, जो स्टोरर होते हैं, स्टोर बैटरी होते हैं ना, वो एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, वहां पे मशीन टकराती है। अच्छा, लो टाइड से हमारा बहुत बड़ा देख सकते हैं, बिजली का उत्पादन भी उसमें हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। चैप्टर में और कुछ नहीं है, मैं आपको ओवरव्यू केवल दे दे रहा हूँ। अब आपको ये पढ़ लेना है यहाँ से, अब आपको ये सब सारी चीज पढ़नी है, ठीक है। कि ऑयल, अब देखिए यहाँ पे ऑयल दिया है, ऑयल के बारे में इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इजीियर टू ट्रांसपोर्ट टैंकर्स, बेसिक ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, है ना, पेट्रोल रसायन उद्योग का। अब इसके देखिए एडवांटेज दिया, डिसएडवांटेज दिया, तो डिसएडवांटेज पढ़ना ज्यादा जरूरी है, तभी तो आप समझ पाएंगे सही से। तो देखिए ऑयल यानी पेट्रोल का इस्तेमाल किस लिए? बड़ा इजी होता है, बड़े आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं, पेट्रोल रसायन उद्योग का आधार होता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या दिए हैं? डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन, मैंने बताया ना कि ऑक्सीजन, इससे हमारी ऑक्सीजन नष्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल का, कोल का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन जनरेट होता है, जो हमारे ऑक्सीजन को क्या करता है? अफेक्ट करता है। ड्यू टू द ऑयल स्प्लैश, ऑयल स्प्लैश का मतलब ये होता है कि तेल का कभी-कभी अपक्षय हो जाता है, बहुत ज्यादा टैंकर है, बहुत ज्यादा टैंकर में तेल लेके जा रहे हैं, तेल गिर गया, बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो गया, तो अगर तेल फैल जाएगा, ऐसे तेल जैसे पेट्रोल है, ये सारी चीजें जब फैल गई पूरे खुले मैदान पर, तो ये बहुत वातावरण को प्रदूषित कर देती है, ठीक है ना। खुला नहीं को रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनका सीधा आप देखते होंगे पेट्रोल ये तुरंत जो है गैस के रूप में बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब पेट्रोल डाला जाता है आपकी गाड़ी में, तो सीधे उस मशीन से लेकर सीधे आपके गाड़ी के अंदर डाल दिया जाता है और तुरंत आपको बंद कर लेते हैं, है ना। नहीं तो धीरे धीरे क्या कर देता है, ये इतना बारीक होता है ना, हल्का हल्का धीरे उड़ भी जाता है और आपके एनवायरमेंट को पोल्यूट कर सकता है। तो ऑयल स्पिलिंग का मतलब ये गैस लीकेज, है ना, पॉल्यूट्स, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल नॉट इजी, बस इसलिए यही दिया कि एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट इजी, यानी इन चीजों का नया नया एक्सप्लोर करना इजी नहीं है। एडवांटेज देखिए नेचुरल गैस का देखिए, नेचुरल गैस में देखिए, दो ऑयल की एडवांटेज इधर दिया है, नेचुरल गैस का एडवांटेज इधर दिया है, ठीक है। अब दोनों का डिसएडवांटेज एक में दे दिया है, तो वो डिसएडवांटेज दोनों के लिए है। थोड़ा बुक में समझिएगा, इस बुक में जो चार्ट दिया है ना, इस चार्ट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। जो मीनिंग ना है तो डिक्शनरी रखिए, डिक्शनरी से मीनिंग देख लिया करिए। और मैं आपको ज्यादातर सब कुछ बता ही दे रहा हूँ कि ऑयल में जो एडवांटेज दिया, ऑयल का एडवांटेज दिया, नेचुरल गैस का एडवांटेज दिया है, और इन दोनों से जो डिसएडवांटेज होते हैं वो दोनों साथ में दिए हैं। इसके बाद तो ये तो आपका हो गया, ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नीचे देख लीजिए फायर वुड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, इसके बारे में, है ना। कोल के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना, पॉल्यूटिंग। अब इसमें देख लीजिए आप लोग। और हाइडल पावर क्या होता है ये सुन लीजिए थोड़ा सा। हाइडल पावर का मतलब होता है जल विद्युत। हाइडल पावर का मतलब होता है जल विद्युत। जैसे बड़े बड़े डैम होते हैं ना, तो बड़े बड़े डैम पर हम लोग क्या कर लेते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं, फिर वहां से पानी किसी डैम बड़ा सा बन गया, पानी डबल कर गया, वहां पे साइड से कोई पाइप से हम लोग पानी निकालते हैं, तेजी से नीचे पानी गिराते हैं कहीं पर, पानी तेजी से नीचे गिरता है तो बड़े बड़े टरबाइन लगे होते हैं,
पंखेदार है ना, उसी टरबाइन में पानी जो पड़ता है तो टरबाइन ऐसे ऐसे घूमती है, इधर का घूमा तो दूसरा उसका पार्ट आ गया तो वहां पानी पड़ता है, वो ऐसे टरबाइन बहुत तेज घूमती है। जब टरबाइन बहुत तेज घूमती है तो उससे एनर्जी जनरेट होती है। जब एनर्जी जनरेट होती है तो वो एनर्जी वहां पर जनरेटर लगा होता है ना, उसको ऑब्जर्व कर लेता है ना, जनरेट करके जो बिजली होती है। तो आजकल हाइड्रो पावर से ही बिजली का उत्पादन सबसे अधिक हो रहा है। ये सारी चीजें आपको मैंने बताया। तो इसी को आप लोग पढ़ लेंगे कन्वेंशनल सोर्स में फायरवुड के बारे में। फायरवुड भी आप लोग देख लेंगे कि इसमें 50% ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय द विलेज है ना। और फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन, मैंने बताया है फॉसिल फ्यूल जो नीचे दबे हुए होते हैं। कोल के बारे में, अच्छा कोल को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी आप लोग देख रहे हैं ना कि कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर, तापीय ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। कोल वाली हेडिंग में देखिए दिया है, थर्मल पावर भी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर, यानी जब हम लोग कोल से इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, कोल से भी बिजली बनती थी पहले कोल से भी बिजली का उत्पादन होता था, बिजली का इस्तेमाल होता था, तब हम लोग उसको थर्मल पावर भी कह देते थे, ठीक है। और साथ ही साथ कोल का एक और नाम है बरीड सनसाइन भी नाम है, सबसे लास्ट में दिया बरीड सनसाइन, मतलब बरीड मतलब दफनाए हुए सनसाइन, यानी ये जो देखो एक सूर होता है, एक सनसाइन होता है, सन जो बाहर निकला हुआ है वहां से हमें सनसाइन मिल रहा है, लेकिन कोल क्या है? करोड़ों वर्ष से है ना नीचे दबा हुआ है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, लाइट मिलता है, हमारे घर में प्रकाश होता है, इसीलिए इसको बरीड सनसाइन कहा गया है। दफनाया हुआ सनसाइन, एक ऐसा जो बहुत छिपा हुआ था जिसको निकाल कर आज हम लोग यूज कर रहे हैं, तो बरीड सनसाइन कहा जाता है इसको, ठीक है। कोल में सबसे ज्यादा आपके कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो चाइना है, यूएसए है, रसिया है, साउथ अफ्रीका है। अच्छा भारत के कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, इंडिया का नीचे दिया गया है कि इंडिया में रानीगंज हो गया, झारिया हो गया, धनबाद हो गया एंड बोकारो इन द झारखंड, ठीक है। इसी तरह से पेट्रोलियम देख लीजिए, पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, पेट्रोलियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। और पेट्रोलियम सबसे ज्यादा कहाँ पे है? जैसे ईरान में, इराक में, सऊदी अरबिया में, कतर में, यहाँ पर आपका पेट्रोलियम, ये सब चीजें अंडरलाइन करते जाइए। भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहाँ पर है? तो आप लोग देखिए इंडिया में डिगबोई में, ध्यान दीजिए डिगबोई आपका असम में पड़ता है पेट्रोल, ठीक है। तो डिगबोई असम, बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई एक प्लेस है, तो बॉम्बे हाई में देखिए मुंबई में है ना, डेल्टा ऑफ कृष्णा गोदावरी, इन सब चीजों को आपको पढ़ लेना है। साथ ही साथ साइड में दिया है वर्ल्ड ओरिजिन पेट्रोल, पेट्रोल मीनिंग होता क्या है? तो रॉक होता है, और ये मतलब आपको बताया ही मैंने, ऑयल होता है। फिर देखिए नीचे दिया नेचुरल गैस, नेचुरल गैस भी आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए कि नेचुरल गैस भी वही से मिलता है जहाँ पर पेट्रोल होता है। कुछ जगहों पर पेट्रोल तैयार हो रहा है, मान लीजिए वहाँ गैस भी तैयार हो रही है, भाई दाब लगातार आप प्रेशर दे रहे हैं तो वहाँ पे नेचुरल गैस इज फाउंड इन द पेट्रोलियम डिपॉजिट, जहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट होते हैं वहीं के आसपास से, उन्हीं के आसपास में गैसेस भी होती है पेट्रोलियम की के साथ में ही गैसेस होती है। ऐसा नहीं होता कि जहाँ पेट्रोलियम होगा वहाँ गैसेस नेचुरल गैस नहीं होगी, वहाँ भी नेचुरल वही नेचुरल गैस होती है, ठीक है। and is released when the crude oil is brought to the surface। जब हम लोग क्या कर देते हैं इस क्रूड ऑयल को, यानी कच्चा तेल यानी अप्रसृत तेल जिसको हम लोग सफाई नहीं किए हैं, सीधे सीधे पृथ्वी से निकाल रहे हैं, जब हम पृथ्वी से सीधे कोई तेल को निकालते हैं तो वो क्रूड ऑयल बन जाता है, ठीक है। क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस, इट कैन बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। देखिए रसिया, नॉर्वे एंड यूके आर द नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। सबसे ज्यादा नेचुरल गैस कहां प्रोड्यूस हो रहा है? तो रसिया में, नॉर्वे में, यूके। इंडिया में कहां से हो रहा है? जैसलमेर से हो रहा है। इंडिया में सबसे ज्यादा भारत में जैसलमेर, जैसलमेर कहां है? राजस्थान में, राजस्थान के बॉर्डर में, राजस्थान का बॉर्डर पड़ता है पाकिस्तान लगता है ना। तो इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जैसलमेर से आपका क्या निकल रहा है? नेचुरल गैस निकल रहा है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा द साउथ में, यहाँ से नेचुरल गैस निकल रहा है, त्रिपुरा से नेचुरल। तो तीन ही नाम जो है याद हो सकते हैं बड़े आराम से, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हाइडल पावर की बात करते हैं। हाइडल पावर में मैंने आपको बताया कि वही प्रोसेस बिजली बनने वाला वही हाइडल पावर है, आप देख लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि हाइडल पावर आपका सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कहां से सबसे ज्यादा हाइडल पावर से बिजली बन रही है, और भारत में सबसे ज्यादा हाइडल पावर कहां से है? भारत में सबसे ज्यादा हाइडल पावर आपको कहां पे? भाखड़ा नागल में है, गांधी सागर है, नागार्जुन सागर है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट है। तो ये सारे जो नाम आ रहे हैं, भाखड़ा नागल आपका कहां पे है ना, जैसे अगर बात करें आपको भाखड़ा, हाँ भाखड़ा नागल की सतलज, सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नागल, पूछा जा सकता है। अभी तो इसमें नहीं पूछा, बाद में आपसे पूछा कि भाखड़ा नागल जो डैम है इससे हाइडल पावर जनरेट होता है और साथ ही साथ सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल होता है। देखिए डैम का काम दो दो होता है, एक सिंचाई के लिए तो होता ही है, नहरों के लिए तो होता ही है, लेकिन हाइडल पावर के लिए भी होता है। लेकिन कुछ डैम ऐसे होते हैं जहां से जो सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें बिजली का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो डैम भी हमें पढ़ने जरूरी होते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा पढ़ना कौन सा डैम जरूरी है? हमें सबसे ज्यादा वो डैम पढ़ने चाहिए जहां से हाइडल पावर बिजली का उत्पादन हो रहा है प्लस सिंचाई का हो रहा है, वो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे इसमें भाखड़ा नागल,
तो भाखड़ा नागड़ आपका किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर बना हुआ है ना, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में सतलज रिवर है और उसी पर ही बना हुआ है। शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वहीं पर ही बना हुआ है। अब इससे बहुत सारे जो क्षेत्र हैं सिंचाई के लिए जिसका जो पानी है, अब ये ऐसा थोड़ी है कि हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है तो सिंचाई के लिए वही होगी। उसके आसपास वाले क्षेत्र में जो जैसे राजस्थान में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में है ना, इन सारे क्षेत्रों में हो सकती है। इसके बाद गांधी सागर, गांधी सागर भी आप देख लीजिए। गांधी सागर आपको मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश में जो नीमच वाला स्थान है, यही मध्य प्रदेश के नीमच के पास आप देख लीजिए, मंदसौर जिला में स्थित है। मंदसौर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, वहां से आपका गांधी सागर, रावत, हाँ, रण, ये आपका दिया है क्या? गांधी सागर के बाद फिर आपका दिया है क्या? नागार्जुन, है ना। तो नागार्जुन सागर भी आप देख लीजिए कहाँ से। नागार्जुन सागर आपका इधर है, आप देख सकते हैं कि भारत के तेलंगाना राज्य में, तो कहाँ किस स्टेट में? तेलंगाना स्टेट में नागार्जुन सागर बांध है ना। नदी घाटी परियोजना कृष्णा, और किस नदी पर है? कृष्णा, कृष्णा रिवर पर, कृष्णा रिवर पर है। दामोदर वैली आपका दामोदर नदी पर ही है। दामोदर वैली आपका क्या है? दामोदर नदी पर है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। इस तरह से ये चीजें आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मैंने आपको बता ही दिया कि सोलर एनर्जी क्या होती है, विंड एनर्जी क्या होती है ना, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। देखिए एक हेडिंग है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी मतलब सीधे सीधे परमाणु, जहां से हम लोग परमाणु मतलब जहां से कोई विस्फोट के माध्यम से कोई ना कोई हमारे पास से एक एटम हम तैयार कर लेते हैं, अणुओं का, परमाणुओं का बना करके, एटम्स का है ना, न्यूक्लियस को बना के उसको आपस में जब हम लोग उनको क्या करते थे, कंबाइन कराते थे, तो विस्फोट होता है। जैसे आपको पटाखे दिए जाते हैं तो पटाखे में जो माचिस होता है ना, उसका फास्फोरस का उसका एक जस्ट अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे ही आप उसमें टच कराते हो फूट जाता है। ऐसे ही लोग, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, आपस में उसको टच कराते हैं, विस्फोट होता है। जैसे विस्फोट होता है ना, तो उससे जो एनर्जी मिलती है उसको स्टोर कर लेते हैं लोग। लेकिन इसके लिए उनको इन्वायरमेंट कितना पॉल्यूट हो रहा है, ये सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे अच्छी हमारी सोलर एनर्जी भी होती है, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर पावर भी आप देख लीजिए। भारत में न्यूक्लियर पावर आपका कहाँ पे है? कलपत्तम में है, तारापुर में है, राणा प्रताप में, नरोरा है। ये सब चीजें आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि भारत में न्यूक्लियर पावर कहाँ पे, न्यूक्लियर पावर सबसे ज्यादा कहाँ पे है ना, कलपक्कम तमिलनाडु, याद रखिए। चलिए ठीक है, वीडियो एंड होने वाला है और नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे हम लोग एग्रीकल्चर।